नमस्कार दोस्तों, मैं अलका स्वागत करती हूँ आपका अपने एक्सीलेंस फैमिली में। जहाँ आज हम जानेंगे औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956। औद्योगिक नीति प्रस्ताव उद्योगों के विकास के लिए एक औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 बना था, जिसमें क्या क्या काम हुए थे, किन क्षेत्रों को शामिल किया गया था, किन क्षेत्रों को नहीं शामिल किया गया, सरकार ने क्या क्या इसमें नए काम किए और उनसे क्या फायदा हुआ, वो तो पढ़ने से पता चलेगा। तो लिखा है, भारी उद्योगों पर नियंत्रण रखने के सरकार के लक्ष्य के अनुसार औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 को अंगीकार किया गया। हमने इससे पहले जो पार्ट पढ़ा था औद्योगिक क्षेत्र में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र, वहां हमने पढ़ा था कि समाजवाद के आधार पर काम होगा, मतलब समाज के कल्याण को देखते हुए काम होगा। दूसरा हमने पढ़ा था जो भी भारी उद्योग होंगे, बड़े जो भी उद्योग होंगे, उस पर सरकार का स्वामित्व होगा, सरकार के नियंत्रण में वो उद्योग होंगे। और जो निजी क्षेत्र है वो अनुपूरक होंगे, मतलब जहां सार्वजनिक क्षेत्र की नीतियां काम नहीं होगी वहां निजी क्षेत्र की नीतियों को अपनाया जाएगा। तो बोला है कि 1956 मतलब कि भारी उद्योगों पर सरकार का नियंत्रण रखते हुए औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 बनाया गया। इस प्रस्ताव को द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह लक्ष्य रखा गया है कि उद्योगों का बड़े पैमाने पर विकास होना चाहिए। द्वितीय योजना में ही समाज के समाजवादी स्वरूप का आधार तैयार करने का प्रयास किया गया। समाजवादी स्वरूप मतलब वही समाजवादी, समाज के लोगों का कल्याण हो, लाभ प्राप्त करते हुए। प्रथम जो भी हम उत्पादन करेंगे समाज के लोगों तक जाना चाहिए, उसके बाद हम निर्यात के बारे में सोचेंगे। सबसे पहले हम हमारे देश को रोटी कपड़ा मकान उपलब्ध करा सके, हमारे नागरिकों की जो मूलभूत आवश्यकता है उसे दे, ठीक है। फिर लिखा है, इस प्रस्ताव के अनुसार उद्योगों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया, 3 भागों में बांट दिया गया। औद्योगिक नीति 1956 का जो प्रस्ताव है उसमें उद्योगों को 3 वर्गों में बांट दिया गया है ना। प्रथम वर्ग में वे उद्योग शामिल थे जिन पर सरकार का अनन्य स्वामित्व था, मतलब सरकार के कंट्रोल में था, सरकार के नियंत्रण में था, सरकार के अलावा कोई और उन कामों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। उद्योगों को 3 वर्गों में बांटा गया। पहला वर्ग ऐसा था जिसमें केवल और केवल सरकार का ही आधिपत्य था, सरकार ही उसके लिए नीतियों का निर्माण करेगी, ऐसे उद्योगों को रखा गया। फिर दूसरे वर्ग में वे उद्योग शामिल थे जिनके लिए निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र के साथ मिलकर प्रयास कर सकते थे। दूसरे चरण में वे उद्योग रखे गए जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के साथ निजी क्षेत्र मिलकर काम कर सकते थे, और परंतु जिनमें नई इकाइयों को शुरू करने की एकमात्र जिम्मेदारी राज्य की होती थी। पहला उद्योग ऐसा उद्योग था जिसपे केवल सरकार का ही स्वामित्व था, किसी का भी हस्तक्षेप नहीं था, उसके लिए क्या डिसीजन लेना है क्या नहीं लेना है ये सब सरकार निर्णय करेगी, उसके लिए नीतियां भी सरकार बनाएगी। दूसरा वर्ग ऐसा था जिसमें उद्योगों में काम करने के लिए निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों को शामिल किया गया, लेकिन निजी क्षेत्र को एक सीमा तक अनुपूरक के रूप में रखा गया। जब सार्वजनिक क्षेत्र की नीतियां काम नहीं करेगी तो निजी क्षेत्र की नीतियों को अपनाया जाएगा, और जो भी डिसीजन होगा वो राज्य सरकार नहीं लेगी, निजी क्षेत्र का व्यक्ति नहीं लेगा। फिर आगे है, तीसरे वर्ग में वे उद्योग शामिल थे जो निजी क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। अब यहाँ पर निजी क्षेत्र या निजी व्यक्ति का अर्थ समझते हैं। निजी क्षेत्र क्या होता है? निजी क्षेत्र का मतलब होता है इसके अंदर वे उद्योग आते हैं जिसका स्वामित्व निजी व्यक्ति के हाथ में ही होता है, सरकार का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता, पूरे तरीके से उसकी जिम्मेदारी उस निजी व्यक्ति की होती है। जैसे आज वर्तमान के किसी उद्योग की बात करें, जैसे हम अमेजोन को ले लें, है ना, अमेजोन को ले लो या फिर एप्पल कंपनी को ले लो, ठीक है, टाटा आयरन स्टील कंपनी को ले लो, तो इसके जो मालिक है रतन टाटा जी, तो वही क्या करेंगे कि इसके संबंध में निर्णय लेंगे, नीतियां बनाएंगे, जो भी डिसीजन होगा सब उनका होगा, सरकार का उनके काम में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो औद्योगिक नीति 1956 में उद्योगों को 3 भागों में बांटा गया। पहला जिसमें पूरा स्वामित्व सरकार का होगा, दूसरा उद्योग जिसमें निजी और सार्वजनिक, सरकार और निजी व्यक्ति दोनों मिलकर काम करेंगे, तीसरा जिसमें केवल सरकार का हस्तक्षेप नहीं होगा, निजी व्यक्ति उस काम को करेगा, और उससे जो भी फायदा नुकसान होगा उसका वहन भी निजी व्यक्ति ही करेगा। यद्यपि निजी क्षेत्र में आने वाले उद्योगों का भी एक वर्ग था, लेकिन इस क्षेत्र को लाइसेंस पद्धति के माध्यम से राज्य के नियंत्रण में रखा गया।
उसे भी लाइसेंस के माध्यम से ही काम करना पड़ेगा। अब लाइसेंस का मतलब क्या होता है? लाइसेंस एक ऐसा पत्र होता है जो हमें अनुमति देता है किसी कार्य को करने या ना करने की। जैसे आज आपको ड्राइविंग करनी है, आपको गाड़ी चलानी है, तो उसके लिए आपके पास लाइसेंस होना आवश्यक है, वरना आप गाड़ी नहीं चला सकते। तो निजी क्षेत्र को भी प्राथमिकताएं दी गई औद्योगिक नीति 1956 में, लेकिन लाइसेंस के आधार पर। उसमें बताना होगा कि आप कौन सी वस्तु का उत्पादन कर सकते हो, किसका आयात कर सकते हो, किसका निर्यात कर सकते हो, कितना उसका उत्पादन कर सकते हो, सभी बातों का निर्धारण हुआ। फिर आगे लिखा, नए उद्योगों को तब तक अनुमति नहीं दी जाती थी जब तक सरकार से लाइसेंस नहीं प्राप्त कर लिया जाता था। जो निजी क्षेत्र के उद्योग थे उन्हें तब तक शुरू नहीं किए जा सकते थे जब तक उनके पास लाइसेंस नहीं होगा। जैसे आपके पास गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस नहीं है तब तक आप गाड़ी नहीं चलाओगे, वैसे उसी प्रकार से जब तक नए उद्योगों को, निजी क्षेत्र में जो नए उद्योग खोले जा रहे थे, उनको जब तक लाइसेंस नहीं मिलता था तब तक वो उद्योग नहीं चला पाते थे। इस नीति का प्रयोग पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया। यदि उद्योग आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में लगाए गए तो लाइसेंस प्राप्त करना आसान था। इसके अतिरिक्त उन इकाइयों को कुछ रियायतें मतलब छूट, जैसे कर लाभ तथा कम प्रशुल्क पर बिजली दी गई। इस नीति का उद्देश्य क्षेत्रीय समानता को बढ़ावा देना था। ठीक है, फिर आगे है, वर्तमान उद्योग को भी उत्पादन बढ़ाने या विविध प्रकार के उत्पादन वस्तुओं की नई किस्मों का उत्पादन करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना होता था। इसका अर्थ यह सुनिश्चित करना था कि उत्पादित वस्तु की मात्रा अर्थव्यवस्था द्वारा अपेक्षित मात्रा से अधिक न हो। उत्पादन बढ़ाने का लाइसेंस केवल तभी दिया जाता था जब सरकार इस बात से आश्वस्त होती थी कि अर्थव्यवस्था में बड़ी मात्रा में वस्तु की आवश्यकता है। वही बात, लाइसेंस देने का मतलब क्या है कि वस्तु का उत्पादन आपको कितना करना है, देश की आवश्यकता के अनुरूप करना होगा, और अगर जरूरत नहीं पड़ी तो उसका बंद भी करवा सकते हैं। कुल मिला के देश में जिस चीज की आवश्यकता है उस वस्तु का उत्पादन करना है, जितनी जरूरत है उतने पैमाने पर ही उसका उत्पादन करना है। क्योंकि ये आयात निर्यात से जो हमारा देश 200 वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा, इन सब बातों से इसने डरती थी देश की सरकार कि कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाती थी जिससे वापस से लोगों का हमारे देश में आधिपत्य हो जाए। क्योंकि जब बड़े पैमाने पर उत्पादन हो गया, देश की जनता की आवश्यकता को पूरा कर दिया, तो अब निर्यात करेंगे। फिर निर्यात करने से वही बात आएगी कि आखिरकार इस देश में इस चीज की खेती ज्यादा होती है, इस चीज को बड़े पैमाने पर बनाया जाता है, तो क्यों ना हम यहाँ पे जाके हमारी कंपनी को खोल दे, हमारा आधिपत्य कर ले। तो वो सारी बातें हमारे देश की सरकार नहीं चाहती थी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। तो बहुत ही फूक फूक के उन्होंने कदम रखे देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए। तो यहाँ हमारा औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 खत्म हो जाता है। और आपका कोई डाउट है तो वो पूछिए।